छोटे से गांव में श्याम लाल रहता था। वो जंगल में जाकर पंछी पकड़ता और उन्हें बेचकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता। लेकिन उसका जीवन बहुत ही गरीबी में कट रहा था। वह रोज सुबह जल्दी उठकर अपना जाल उठाकर जंगल में पहुंच जाता और दिन भर पंछियों को पकड़ने में लगा रहता। मगर यह कोई आसान काम तो नहीं था। पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी कभी कभी उसके हाथ कोई पक्षी नहीं लगता था। पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी कभी कभी उसके हाथ कोई पक्षी नहीं लगता था, जिसकी वजह से उसका जीवन बहुत ही दरिद्रता में बीत रहा था। जिस दिन उसके जाल में दो चार पंछी फंस जाते, उस दिन तो उसके घर में चूल्हा चलता था। वह उन पंछियों को बाजार में बेचकर कुछ पैसे कमा लेता और उन्हीं पैसों से वह कुछ आटा चावल खरीद कर ले आता। जिस दिन उसके जाल में कोई पंछी नहीं फंसता था, उस दिन उसे और उसके परिवार को भूखा ही सोना पड़ता था। श्यामलाल और उसकी पत्नी तो फिर भी सब्र कर लेते थे, लेकिन उनके दो बच्चे भूख के मारे रोते बिलखते रहते थे। बेचारा असहाय श्यामलाल अपने बच्चों की पीड़ा देखकर बस मन महसूस कर रह जाता। इसी तरह से उसके दिन बहुत ही मुसीबत से कट रहे थे। एक दिन की बात है, श्यामलाल रोज की तरह जाल लेकर जंगल पहुंच गया। वह दिन भर एक पेड़ के नीचे बैठा रहा, लेकिन आज भी उसका भाग्य उससे रूठा हुआ था। धीरे धीरे शाम होने लगी, लेकिन उसके जाल में अभी तक एक भी पंछी नहीं फंसा था। निराश और हताश श्यामलाल घर चलने की तैयारी करने लगा। उसके मन में अपनी पत्नी और भूखे बच्चों के चेहरे घूम रहे थे कि तभी अचानक एक फड़फड़ाहट की आवाज उसे सुनाई दी। श्यामलाल ने आश्चर्यचकित होकर देखा तो उसके जाल में एक बहुत ही सुंदर तोता फंस चुका था। वह कोई साधारण तोता तो नहीं लग रहा था। उसके पंख, जिन पर सूरज की किरणें पड़ने से वह ऐसे चमक रहे थे जैसे कोई रत्न जड़ित हार हो। उसकी लाल रंग की चोंच बहुत ही चमकदार थी और उसकी आंखों में एक अलौकिक चमक थी। श्यामलाल उसे देखते ही प्रसन्न हो गया। उसकी निराशा अब खुशी में बदल चुकी थी। वह सोचने लगा, आज तो मेरी किस्मत ही खुल जाएगी, क्योंकि यह तोता देखने में बहुत ही असाधारण है। बाजार में मुझे इसकी अच्छी कीमत मिल जाएगी और मेरे बच्चों को भी पेट भर भोजन मिल जाएगा। उसने बड़ी ही सावधानी से तोते को जाल से निकालकर एक पिंजरे में बंद कर दिया और फिर नगर की तरफ चल दिया। लेकिन जैसे ही वह नगर में पहुंचा, उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि शाम हो जाने के कारण दुकानें बंद हो चुकी थी। बाजार सुनसान पड़े थे। कोई ग्राहक दिखाई नहीं दे रहा था। श्यामलाल, वह रे किस्मत, जब हाथ में कुछ नहीं था तो बाजार खुला रहा और जैसे ही तोता हाथ लगा तो सारा बाजार बंद हो गया। अपनी किस्मत को कोसता हुआ वह वापस अपने घर की तरफ लौट गया। उधर उसकी पत्नी दरवाजे पर खड़ी हुई उसकी राह देख रही थी। उसकी आंखों में उम्मीद थी कि आज उसका पति अवश्य ही कुछ कमाकर लेकर आएगा और बच्चों को खिलाएगा। परंतु जब उसने श्यामलाल को पिंजरे में बंद एक तोते को लाते हुए देखा तो उसके चेहरे पर रौनक आ गई। श्यामलाल के आते ही उसने पूछा, क्या कमा कर लाए हो? लाना क्या था, बस यही तोता मिला है। आज तो नगर का बाजार बंद पड़ा था, कोई राहगीर तक नहीं था। कोई बात नहीं, आज इस तोते को ही पकाकर हम अपना काम चला लेंगे। थोड़ा बहुत मांस तो मिल ही जाएगा खाने के लिए। अरे तुम क्या पगल हो, तोता भी कोई खाने की चीज है। ऊपर से इसमें इतना मांस भी नहीं निकलेगा। इस बेचारे में तो बस पंख ही पंख है। इसको खाने से किसी का पेट नहीं भरेगा। लेकिन उसकी पत्नी तो अपनी जिद पर अड़ गई। अजी तुम चुप रहो, मैं अपने बच्चों को भूख से बिलखता हुआ नहीं देख सकती। मैं अभी पड़ोसन से नमक मिर्च लेकर आती हूँ। आज तो इस तोते को ही पकाकर दम लूंगी। परंतु वह तोता कोई मामूली तोता नहीं था। वह हीरामन तोता था, जो कि बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी तोता था। उसने जब श्यामलाल की पत्नी की बातें सुनी तो तुरंत समझ गया कि यह औरत अपनी जिद से बाज नहीं आएगी। तब वह मनुष्य की आवाज में बोला, अरे तुम इन मुट्ठी भर पंखों को खाकर क्या करोगी? बस आज की रात तुम लोग सब्र करके काट लो, कल मैं तुम्हें किस्मत का धनी बना दूंगा। तुम तो किस्मत वाले हो जो हीरामन तोता तुम्हारे जाल में फंस गया। बस
आज की रात बिता लो, कल सुबह तुम मुझे राजा के दरबार में ले चलना। राजा तुम्हें मुंह मुंह मांगी कीमत देकर मुझे खरीद लेगा। श्यामलाल की पत्नी ने जब तोते को इंसानों की भाषा में बात करते हुए सुना तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके मुंह से कोई आवाज ही नहीं निकली। श्यामलाल ने भी अपने बड़े बुजुर्गों से हीरामन तोते के बारे में सुना था। उसे तो पहले से ही लग रहा था कि यह तोता कोई दिव्य तोता है। अरे वाह, भाग्यवान हमारे तो बारे न्यारे हो जाएंगे। ये तो हीरामन तोता है। सचमुच हमारा जीवन अब बदल जाएगा। सुबह होते ही श्यामलाल तोते के पिंजरे को लेकर राज दरबार की ओर चल दिया। राजा के सामने उसने तोते को पेश किया। अरे भाई, तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? महाराज, मैं एक तोता लेकर आया हूँ। ये देखिए। राजा ने जब तोते को देखा तो तोते की सुंदरता ने राजा का मन मोह लिया। बोलो, इस तोते की क्या कीमत है? इससे पहले कि श्यामलाल इस बात का जवाब देता, तोता खुद ही बोल उठा। महाराज, अनमोल चीज की भला क्या कीमत होती है? मैं कोई साधारण तोता नहीं हूँ। यह तो इस गरीब की किस्मत थी जो मैं इसके जाल में फंस गया। वह तोता तो पहले ही राजा के मन को भा चुका था और अब उसकी इस प्रकार की बुद्धिमानी भरी बातों से राजा और भी ज्यादा प्रभावित हुआ और उसने तुरंत मंत्री को आदेश दिया। मंत्री, इस चिढ़ी मार से तोते को खरीद लिया जाए और इसके बदले में सोने के सिक्कों से भरी हुई 2 थैलियां इसे दे दी जाए। यह सुनकर श्यामलाल की आंखों में चमक आ गई और फिर उसने स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई 2 थैलियां ली और अपना इनाम लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। अब उसका जीवन एक क्षण में ही बदल चुका था। राजा उस तोते को पिंजरे सहित उठाकर अपने कमरे में आ गया। वह तोता राजा से खूब बातें करता था, उसे तरह तरह के किस्से कहानियां सुनाता। उसकी हर कहानी में जीवन का रहस्य छुपा होता था। अब तो राजा का अधिकतर समय उस तोते के साथ बातें करने में ही बीत रहा था। हालात यहाँ तक आ गए कि राजा अपने राजपाट के कामों को छोड़कर उस तोते के साथ ही बातें करता रहता। उस राजा की 2 रानियां थीं। राजा उस तोते के साथ इतना व्यस्त हो गया कि अब वह अपनी रानियों के लिए भी समय नहीं निकाल पा रहा था। तोते की तरफ राजा का इतना लगाव देखकर दोनों रानियों के दिल में उस तोते के लिए जलन की आग फूट पड़ी। वे दोनों तो सोचने लगी, आखिर उस तोते के पास ऐसी कौन सी शक्ति है जो उसने हमारे राजा को अपने बस में कर लिया है। हाँ, कैसे भी करके हमें इसे ठिकाने लगाना होगा ताकि राजा दोबारा से राजा हम पे ध्यान दे। सच में हमें इसे अपने रास्ते से हटाना होगा और इसके लिए हमें सही मौके का इंतजार करना होगा। जब भी राजा इस तोते से दूर होगा, हम उसे मार देंगे। अब तो वह दोनों रानियां तोते की दुश्मन बन गई। वह हर समय तोते पर नजर रखती और उसे मारने का षड्यंत्र बनाती रहती। मगर मुश्किल तो यह थी कि राजा उस तोते को बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ता था। वह हमेशा उसे अपने साथ ही रखता, उससे बातें करता। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि राजा को एक आवश्यक काम के लिए अपने पड़ोस के राजा के यहाँ पर जाना था और वहां पर तोते का पिंजरा ले जाना उचित नहीं था। बड़ी मुश्किल से राजा ने उस तोते को अपने कमरे में पिंजरे में ही छोड़ दिया और पड़ोस के राज्य चला गया। राजा की दोनों रानियां, जो कि ऐसे ही मौके की तलाश में थी, मन ही मन बहुत ही खुश हुई। जैसे ही राजा महल से निकला, दोनों रानियां राजा के कमरे में पहुंच गई। उनके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कुराहट थी और आंखों में छल कपट साफ दिखाई दे रहा था। वे तोते से कहने लगी, तोता, हमने सुना है कि तुमने पूरी दुनिया देखी है और तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो। तुम सुंदरता को पहचानते हो। अब ये बताओ कि हम दोनों में से सबसे सुंदर कौन है? उन दोनों का षड्यंत्र यह था कि तोता जिसे भी बदसूरत बताएगा, वह रानी गुस्से में आकर तोते की गर्दन मरोड़ देगी। इस तरह से तोता खुद ही अपनी मौत का कारण बन जाएगा और कोई उन पर आरोप भी नहीं लगाएगा। परंतु वे नहीं जानती थी कि हीरामन तोता बहुत ही अक्लमंद था। उसने रानियों की इस नियत को ताड़ लिया था। तोता कुछ देर तक चुप रहा। उसने कमरे में इधर उधर नजर दौड़ाई। दरअसल वह उस कमरे से बाहर भागने का रास्ता खोज रहा था,
कि तभी उसकी नजर कमरे के निचले हिस्से में बने हुए एक छोटे से छेद पर पड़ी। तोते को अब वहां से बाहर निकलने का रास्ता दिखाई दे चुका था। तोते ने चालाकी से जवाब दिया, मैंने आज पहली बार आपको देखा है, और वह भी तब जब मैं इस पिंजरे में कैद हूँ। पिंजरे की सलाखों के पीछे से आपको देख पाना बहुत ही मुश्किल है। अगर आप सचमुच मेरी नजर की परीक्षा लेना चाहती हैं, तो मुझे पिंजरे से बाहर निकाल दो। तभी मैं देखकर बता सकता हूँ कि आप में से सबसे सुंदर कौन है। रानियां उसकी बातों में आ गईं। उन्होंने कमरे के सारे खिड़की दरवाजे बंद किए ताकि तोता वहां से भाग ना सके, और फिर उन्होंने तोते का पिंजरा खोल दिया। बाहर निकलते ही तोता फड़फड़ाया और कमरे में उड़ने लगा और बोला, तुम दोनों में सुंदरता नहीं है, यह तो तुम दोनों का भ्रम है। तुम्हारा चेहरा तो बहुत ही बदसूरत है। असली सुंदरता तो 7 समंदर पार वाली उस राजकुमारी में है। वह इतनी सुंदर है कि जो भी उसे देखे देखता ही रह जाए। उसके आगे तो तुम सबकी सुंदरता कुछ भी नहीं है। तोते की यह बातें सुनकर दोनों रानियां गुस्से से आग बबूला हो गईं और वह तोते पर झपटी, परंतु तोता तो पहले से ही तैयार था। वह तेजी से उड़ा और सीधा उस छोटे से छेद में घुस गया जो कमरे के दूसरी तरफ निकलता था। इस तरह से वह तोता कमरे से बाहर निकल गया। बेचारी रानियां अपने हाथ मलती रह गईं। अब उन्हें अपनी गलती पर बहुत ही पछतावा हो रहा था कि आखिर किस तरह से वह तोता उन्हें मूर्ख बनाकर वहां से निकल गया। अब उन्हें एक इस बात की चिंता सताने लगी, जब राजा वापस आएगा और अपने तोते को वहां ना पाकर वह हम पर बहुत ही गुस्सा होगा। दोनों विचार करने लगी कि अब किस प्रकार से राजा के गुस्से से बचा जाए, परंतु उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। अब तो उन्हें सिर्फ अपना विनाश ही दिखाई दे रहा था, क्योंकि महल के सभी नौकर चाकर भी यह जानते थे कि रानियां ही तोते के कमरे में गई थी। अब दूसरी तरफ वह तोता राजमहल से निकलकर उड़ते उड़ते एक लकड़हारे की झोपड़ी में जा पहुंचा। हीरामन तोता बहुत ही थक चुका था और वह अब सुरक्षा की तलाश में था। उस लकड़हारे की पत्नी, जिसका नाम था जमुना था, जब उसने इतना सुंदर तोता अपनी झोपड़ी में बैठा हुआ देखा तो वह हैरान रह गई। वह बेचारी बेऔलाद थी। उसने बड़ी ही कोमलता से तोते को पकड़ा और उसे प्यार करने लगी। तोते से बातें करके वह अपना दिल बहलाने लगी। हीरामन तोता भी उसके इस प्रेम भरे व्यवहार से अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा था। उधर महल में जब राजा वापस लौटा तो सीधा अपने कमरे में गया, लेकिन उस तोते को गायब पाया। यह देखकर तो राजा के होश उड़ गए। वह बदहवास सा होकर महल में अपने तोते को ढूंढने लगा। उसने नौकर चाकर और सैनिक से पूछा, जल्दी बताओ, मेरा प्यारा हीरामन तोता कहाँ पर है? महाराज, इस बात का जवाब तो केवल रानियां ही दे सकती हैं, क्योंकि वो दोनों ही तोता के कमरे में गई थी। फिर राजा ने तोते के बारे में रानियों से पूछा, क्या आप दोनों को हमारे तोते बारे में कुछ पता है कि वो कहाँ गया? महाराज, आपका तोता तो खुद ही उड़ गया। नहीं, मेरा तोता ऐसा नहीं कर सकता। राजा को उनकी बात पर भरोसा नहीं था। उसने महल के हर एक व्यक्ति से पूछा, लेकिन कोई भी सच बताने को तैयार नहीं था। मंत्री जी, कोई भी सच नहीं बता रहा है। आप ऐसा कीजिए, पूरे राज्य में घोषणा कर दीजिए कि जो भी मेरे तोते को ढूंढ कर लाएगा उसे इतना धन दिया जाएगा कि पूरी जिंदगी खत्म नहीं होगा। राजा का आदेश पाकर मंत्री गांव में जहां पहुंचा और घोषणा करने लगा, सुनो, जो भी व्यक्ति राजा के हीरामन तोते को ढूंढ कर लाएगा उसे बोरा भरकर अशर्फियां दी जाएंगी। यह खबर जब लक्कड़हारे ने सुनी तो उसने अपनी पत्नी से तोते के बारे में पूछा। सुनो भाग्यवान, तुम्हारे पास जो तोता है वह मुझे दे दो, मैं राजा को दे दूंगा और बदले में बोरा भरकर असरफियां ले आऊंगा। उनसे हमारा जीवन आराम से कट जाएगा। नहीं जी, मैं इसे नहीं दूंगी। यह बहुत प्यार है। मैं इससे अपने मन की बात बड़ी आसानी से करती हूँ और मुझे यह बहुत पसंद भी है। लेकिन भाग्यवान, तुम कब तक इसके साथ रहोगी और यह तुम्हें खाने को तो देगा नहीं। भगवान ने हमें एक मौका दिया अपनी जिंदगी बदलने का, इसे हाथ से जाने मत दो। लकड़हारे की पत्नी ने पहले तोते को देने से मना कर दिया,
क्योंकि वह उस तोते को अपना साथी समझने लगी थी। लेकिन इनाम के लालच में और पति के दबाव में आकर उसने तोते को सौंप दिया। लकड़हारा तोते को लेकर महल में पहुंच गया। उसने तोते को वापस राजा को पकड़ा दिया। अब तो राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने लकड़हारे को इतना धन दिया कि जो जीवन भर खत्म ना हो, और उसकी झोपड़ी के बदले में एक शानदार मकान उसके लिए बनवा दिया। मेरे प्यारे तोते, तुमने मेरे प्रेम का यह बदला दिया कि यहाँ से भाग गए। महाराज, मुझे क्षमा कीजिएगा। कोई भी पक्षी अपनी जान बचाने के लिए वही करता जो मैंने किया था। मुझे आपकी रानियों ने इतना सताया कि मुझे यहाँ से भागना ही पड़ा। वह दोनों तो मेरी जान की दुश्मन बन बैठी थी। अगर मैं यहाँ से नहीं भागता तो अवश्य ही मर चुका होता और आपको मेरा मृत शरीर ही मिलता। इसके बाद तोते ने सारी कहानी राजा को विस्तार से बता दी कि किस प्रकार से उसकी रानियों ने उसे मारने की योजना बनाई थी और उसे अपनी जान बचाकर महल से भागना पड़ा। इतना सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया और उसने तुरंत राज्य दरबार में दोनों रानियां को बुलाया और अपने राज्य महल से बाहर निकाल दिया। अब राजा एक दिन ऐसे ही हीरा होता के पास बैठे थे कि तभी तोता उनसे कहने लगा, महाराज, आपकी रानियां तो बहुत बेकार थी और सुंदर भी नहीं थी, पर मैं एक ऐसी रानी को जानता हूँ जो भला की सुंदर है, लेकिन वह 7 समुंदर पार रहती है। जहां एक तरफ राजा के मन में अब अपनी दोनों रानियों के प्रति गहरी नफरत पैदा हो चुकी थी, वहीं दूसरी तरफ वह उस अनजान राजकुमारी को देखने के लिए ललायत हो रहा था। तोते, अगर तू मुझे जिंदा देखना चाहता है तो मुझे 7 समंदर पार वाली राजकुमारी से मिलवा दो। मैं उसे देखे बिना अब जी नहीं सकता। महाराज, यह तो असंभव सा काम है। हीरामन, तुम कोई साधारण तोता नहीं हो। तुम असंभव को भी संभव कर सकते हो। मेरे लिए तुम्हें यह काम करना ही होगा। महाराज, अगर आपकी यही जिद है तो आपको वही करना होगा जो मैं आपसे कहूंगा। तो जल्दी बताओ तोते, क्या करना होगा? महाराज, सबसे पहले एक उड़ने वाले घोड़े का प्रबंध करना होगा। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो गया। अरे, उड़ने वाला घोड़ा, ऐसा तो मैंने आज तक न सुना न देखा। फिर भला मैं ऐसा घोड़ा कहां से लाऊंगा? यह तो सिर्फ किस्से कहानियों में ही होता है। महाराज, आप परेशान ना हो। मुझे अपने साथ अपने अस्तबल में ले चले। जिस घोड़े को मैं कहूंगा आप उसको तैयार करना शुरू कर दें। फिर राजा हीरामन तोते को लेकर अपने अस्तबल में आ गया। वहां पर बहुत से घोड़े थे और सभी घोड़े एक से बढ़कर ऊंची नस्ल के थे। तोते ने एक नजर अस्तबल के सभी घोड़ों पर दौड़ाई और फिर उसने एक ऐसे घोड़े की तरफ इशारा किया जो कि बहुत ही दुबला पतला और कमजोर था। महाराज, यही वह घोड़ा है जो आपके उद्देश्य को पूरा कर सकता है। अरे तोते, यह घोड़ा तो मुझे पहले से ही कमजोर और बीमार दिखाई पड़ता है। भला यह किस तरह हमारे किसी काम का है? तुम जरा एक नजर बाकी घोड़ों को भी तो देखो। इस अस्तबल में इससे कई गुना अच्छे घोड़े मौजूद हैं। महाराज, यह घोड़ा देखने में कमजोर और बीमार लग रहा है, लेकिन यही घोड़ा हमारे मकसद को पूरा करेगा। आप इसके शरीर की बनावट को मत देखिए। कुछ दिनों तक इस घोड़े को अच्छी खुराक खिलाइए, फिर देखिएगा यह घोड़ा हमारे लिए क्या चमत्कार करेगा। हालांकि राजा को घोड़ा पसंद नहीं था, लेकिन अब क्योंकि हीरामन तोते ने कहा था, इसलिए राजा ने उसकी बात मान ली। सुनो दास, इस कमजोर घोड़े का खास तौर पर ध्यान रखना और इसे अच्छी खुराक देना। राजा के आदेश के अनुसार बढ़िया खुराक दी जाने लगी। कुछ ही दिनों के अंदर उस घोड़े में अद्भुत परिवर्तन देखने को मिला। उसका शरीर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होता जा रहा था। उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई थी और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उसके कंधों के पास 2 मजबूत सुंदर पंख निकल आए थे। अब यह घोड़ा हवा में उड़ने को तैयार था। जब घोड़ा पूरी तरह से तैयार हो गया तो तोते ने राजा से कहा, महाराज, अब चांदी के छोटे छोटे बहुत से फूल बनवा लीजिए। समय आने पर वह फूल हमारे बहुत ही काम आएंगे। राजा ने तुरंत अपने सुनार को बुलाया और उसे चांदी के छोटे छोटे फूल तैयार करने को कहा। अगले ही दिन सैकड़ों की संख्या में चांदी के फूल बनाकर पेश कर दिए गए।
अब सफर के लिए कुछ आवश्यक सामान लेकर राजा घोड़े पर सवार हुआ। हीरामन तोता राजा के कंधे पर बैठ गया। महाराज, अब आप एक बार चाबुक घोड़े को लगाइए और इस बात का ध्यान रखिएगा कि चाबुक सिर्फ एक बार ही मारना है, दूसरी बार नहीं। आपने दूसरी बार घोड़े को चाबुक मारा तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। राजा ने घोड़े को हल्की सी चाबुक लगाई। घोड़ा हिनहिना आया और पलक झपकते ही वह जमीन से उड़कर हवा में पहुंच गया। बिजली की गति से वह आगे बढ़ने लगा। नीचे जंगल, पहाड़, नदियां, मैदान, सब कुछ तेजी से गुजरने लगा। राजा बहुत ही हैरान था। आखिरकार वो घोड़ा एक बहुत ही सुंदर महल के सामने जाकर रुका, जो रात की चांदनी में जगमगा रहा था। महाराज, हम अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं। अब आप महल के मुख्य द्वार से लेकर इस पेड़ तक छोटे छोटे फूल बिखरा दीजिए। राजा ने तुरंत ऐसा ही किया और महल के दरवाजे से लेकर उस पेड़ तक चांदी के फूल बिखरा दिए। चांद की रोशनी में वह चांदी के फूल ऐसे लग रहे थे मानो धरती पर सितारे बिखर आए हों। जब आधी रात हुई तो महल के अंदर रहने वाली राजकुमारी, जिसका नाम चंद्रमुखी था, वह बगीचे में घूमने के लिए आई। जैसे ही उसकी नजर चांदी के फूलों पर पड़ी तो यह दृश्य देखकर वह आश्चर्यचकित रह गई और वह एक एक करके उन फूलों को उठाकर समेटने लगी। फूल उठाते उठाते वह उसी पेड़ के पास पहुंच गई जहां पर राजा और तोता छुपे हुए थे। अचानक राजा उसके सामने आ गया। उसे देखते ही राजकुमारी चंद्रमुखी भय के मारे वहीं पर बेहोश होकर गिर गई। तोता ने इशारा किया तो राजा ने राजकुमारी को लपक कर पकड़ा और अपने घोड़े पर बिठा लिया। इसके बाद उसने घोड़े को चाबुक मारी। घोड़ा फिर से हवा में उड़ने लगा। राजा मन ही मन बहुत ही प्रसन्न था कि उसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया और अब वह राजकुमारी उसके साथ है। इस खुशी और जल्दबाजी में राजा ने घोड़े को दूसरा चाबुक भी दे मारा और यह एक बहुत ही भयंकर गलती साबित हुई। चाबुक लगते ही घोड़ा जैसे निष्प्राण हो गया और वह तेजी से जमीन की तरफ गिरने लगा। ऐसा लगा जैसे उसके उड़ने की ताकत खत्म हो गई हो। राजा घबरा गया और वह घोड़ा सीधा जमीन पर आ गिरा। अरे महाराज, आपने यह क्या नादानी कर दी। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि दूसरी बार चाबुक नहीं चलाना है। अब तो हम बड़ी ही मुसीबत में फंसने वाले हैं। भगवान जाने यह राज्य किसका है और वह हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगा। अब यह राजा का दुर्भाग्य ही था कि उस इलाके का राजकुमार अपने सिपाहियों के साथ वहीं आसपास शिकार की तलाश में घूम रहा था और वह राजकुमार अपने सैनिकों के साथ उसी तरफ आ निकला जहां पर राजा, राजकुमारी और घोड़ा घायल अवस्था में पड़े हुए थे। उस राजकुमार की नजर जब बेहोश राजकुमारी चंद्रमुखी पर पड़ी तो वह उस पर मंत्रमुग्ध हो गया और उसकी नीयत खराब हो चुकी थी। वह अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ा। राजा बेचारा, जो कि पहले से ही जख्मी था और मुसीबत में फंसा हुआ था, इतने सारे लोगों के सामने वह कुछ नहीं कर सका और मन महसूस कर रह गया। वह दुष्ट राजकुमार राजकुमारी को उठाकर ले गया। अब तो राजा बहुत ही ज्यादा निराश हो चुका था। उसे लगा कि अब उसके प्राण ही निकल जाएंगे। वह राजकुमारी के वियोग में विलाप करने लगा। तब तोते ने निराश राजा को समझाया। महाराज, आप हिम्मत से काम लीजिए। आपने जो भी गलती की है उसकी सजा तो भुगतनी ही पड़ेगी, लेकिन हिम्मत हारने से कुछ नहीं होगा। अगर भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जबकि वह दुष्ट राजकुमार चंद्रमुखी को अपने महल में ले आया। वैद्य के द्वारा राजकुमारी का इलाज किया गया तो वह होश में आ गई। देखो राजकुमारी, तुम अब मेरी हो, इसीलिए मुझसे शादी करके इसी महल में रहो। राजकुमार ने चंद्रमुखी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। राजकुमारी को वह राजकुमार फूटी आंख नहीं सुहाया था। मुझे इस बात का पता है कि अगर मैंने राजकुमार से शादी करने से इनकार कर दिया तो वह मुझसे जबरदस्ती कर शादी कर लेगा। इसलिए मुझे बुद्धि से काम लेना होगा। राजकुमार, मैं आपसे विवाह तो कर लूंगी, लेकिन मुझे अपने आप को संभालने के लिए कुछ समय चाहिए।
ठीक है राजकुमारी, हम आपको समय देने के तैयार हैं। राजकुमारी उसकी बात पर राजी हो गई और इसके बाद जब भी राजकुमार शादी के लिए कहता तो अक्लमंद चंद्रमुखी कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे डाल देती। इधर जंगल में घायल राजा अब धीरे धीरे स्वस्थ हो चुका था। उसने अपनी हिम्मत इकट्ठी की और दोबारा से घोड़े को घास खिलाना शुरू किया। कुछ ही दिनों में वह घोड़ा फिर से उड़ने के लायक हो गया, जबकि तोता हीरामन सुबह से लेकर शाम तक आसपास के इलाकों में उड़ाता रहता और राजकुमारी की तलाश करता रहता। राजा जंगल में एक पेड़ के नीचे छुपकर रहता था। एक दिन जब तोता हीरामन उड़ रहा था तो उसने देखा कि राजकुमारी चंद्रमुखी महल के बगीचे में पक्षियों को दाना डाल रही थी। उसके चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। हीरामन तोता वहां पर पहुंचा और उसने पिछली सारी घटनाएं राजकुमारी को सुना दी कि कैसे एक राजा राजकुमारी से मिलने के लिए आया और कैसे वह उसे उड़ाकर ले जा रहा था और एक दुष्ट राजकुमार ने उसे छीन लिया। राजकुमारी ने जब एक तोते को इंसानों की भाषा में बात करते हुए सुना तो वह चकित रह गई। तब तोते ने राजकुमारी को अपने बारे में, अपने राजा के बारे में सब कुछ बताया कि किस तरह से उसका राजा, जो कि राजकुमारी से बहुत ही प्रेम करता है, वह अपना राजपाट त्याग कर उसे लेने के लिए आया था और अब यहाँ से भी वह उसे बचाकर ले जाएगा। ये सारी बातें जानकर राजकुमारी के दिल में उस राजा के लिए भी प्रेम उमड़ पड़ा और वह भी राजा से मिलने के लिए आतुर हो गई। तब तोते ने उसे एक योजना बताई। आज वह रात के दूसरे पहर महल के उत्तर दिशा वाली खिड़की के पास आए तो राजा उसे वहां से सुरक्षित निकालकर अपने साथ ले जाएगा। इतना संदेश देकर वह तोता वहां से उड़ गया। तोता वहां से उड़कर जंगल में वापस राजा के पास पहुंचा। उसने सारी खुशखबरी राजा को सुना दी कि उसने राजकुमारी को ढूंढ लिया है और तोते ने अपनी योजना के बारे में भी राजा को विस्तार से बता दिया। अब तो राजा बस रात होने का इंतजार करने लगा। आखिरकार जब रात का दूसरा पहर आया तो राजा अपने घोड़े पर सवार हुआ। तोता उसके कंधे पर बैठा और वह सीधे उस महल की उत्तर दिशा वाली खिड़की के पास जा पहुंचे, जहां पर राजकुमारी को रखा गया था और राजकुमारी चंद्रमुखी भी बिल्कुल तैयार बैठी थी। राजा ने तुरंत उसे खींचकर अपने घोड़े पर बिठा लिया और इस बार राजा ने बड़ी ही सावधानी से घोड़े को बस एक ही चाबुक लगाया। घोड़ा बिजली की गति से उड़ा और सीधा राजा के महल पर जाकर ही रुका। जब राजा के वापस आने की खबर पूरे नगर में फैल गई तो लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। बड़ी ही धूमधाम के साथ राजा और चंद्रमुखी की शादी हुई। अब राजा अपनी प्रिय पत्नी के साथ बहुत ही सुख से अपना जीवन बिताने लगा। तोता हीरामन भी उसी के साथ उस महल में रहता था। कुछ वर्षों के पश्चात जब राजा के यहाँ पर संतानें पैदा हुई तो हीरामन तोता उन्हें कहानियां सुनाता और उनका मन बहलाता। वह इस महल में बिल्कुल आजाद था। वह बगीचे में खुला घूमता और फिर कभी उसने उस महल से जाने का नाम नहीं लिया। वह एक वफादार दोस्त की तरह राजा का साथ निभाता रहा।